तो आई होप स्क्रीन आप सभी को शो हो रही होगी। और आज हम बात करेंगे पॉलिटी की क्लास में इंडियन आर्टिकल्स के, मतलब हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम शुरू करेंगे। और आर्टिकल्स के थ्रू ही जो है वो हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी पॉलिटी को जो है वो हम आर्टिकल्स के थ्रू ही कवर करें। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 12 तक आज हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो कंसेप्ट आता है वो यूनियन एंड स्टेट्स का आता है। ठीक है, कि इंडियन जो यूनियन एक, और प्लस इंडियन यूनियन के साथ दूसरा जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ स्टेट्स का, कि हमारी स्टेट्स जो है वो किस तरह से लिंक करती है पूरा का पूरा यूनियन के साथ और क्या क्या मेंशन है। तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ना आपकी पूरी की पूरी स्टेट्स के बारे में है कि स्टेट्स किस तरह से बनी, स्टेट्स किस तरह से बनेगी, और पहले जो है वो किस तरह के जो है वो रिसेंट मतलब पास्ट में अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आए, तो वो सब हम भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप का कंसेप्ट आता है। सिटीजनशिप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें अभी तक अगर आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे गए हैं, क्योंकि सिटीजनशिप के कंसेप्ट में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको हम अलग से कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले वो एक तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। देन उसके बाद सिटीजनशिप को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपको आर्टिकल 5, 6, 7 को मैं आप थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू कराऊंगा कि पहले जो है वो पहले पाकिस्तान से भारत में आए, फिर भारत से पाकिस्तान में गए, फिर पाकिस्तान जो भारत से पाकिस्तान में गए थे फिर वो भारत में वापस आए तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। फिर उसके बाद फाइनली एक आर्टिकल जो आपको हमेशा याद रखना है दैट इज आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें हमने बात की थी 1 से लेकर 4 में कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है, आर्टिकल 4। तो ये भी बिल्कुल बेसिक याद रखना, आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को पावर देता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड स्टेट्स। और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो दैट इज आर्टिकल 11। तो ये दो बिल्कुल बेसिक है। अभी बाकी उसके बीच के जो आर्टिकल्स है वो हमारे को पढ़ने हैं और वो हमारे को साथ के साथ में याद करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 एक इंपॉर्टेंट हो गया, और शेड्यूल 1 ये दोनों साथ में चलते हैं। शेड्यूल 1 और आर्टिकल 1 जो भी आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है उसका बेस ना शेड्यूल 1 है। कैसे, जैसे यहां पर कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स है लेकिन वो मेंशन कहां है, शेड्यूल 1 में। वो नेम स्टेट्स के वो सब जो है वो शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है। तो याद रखना आर्टिकल 1 के साथ साथ जो है वो शेड्यूल 1 चलता है। जहां पर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की तो हम स्टेट्स के नाम कहां देख रहे हैं, शेड्यूल 1 में। जहां पर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो यूनियन टेरिटरीज के नाम कहां देख रहे हैं, शेड्यूल 1 में। ये बिल्कुल दोनों साथ साथ में चलते हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 1 में सबसे पहले क्या कहा गया, यहां पर एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या कंसेप्ट है, हमने कल पढ़े थे ये दोनों। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने कल कंसेप्ट पढ़े थे ये। तो क्या होते हैं ये कंसेप्ट दोनों, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से बताओ। यूनियन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट बताओ। सर यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है जिसके अंदर हमारी यूनियन स्टेट्स और यूटीज आती है। और सर फेडरेशन होता है जिसमें जो छोटी छोटी स्टेट्स होती है वो अपने आप को एक कंट्री के अंदर फॉर्म कर लेती है। ओके, ठीक है, अच्छा है। मतलब देखो क्या है, सिंपल समझो। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट्स, और यूनियन में तो इटसेल्फ यूनियन टेरिटरी खुद ही आ जाती है। तो यहाँ पर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज मिलकर क्या बनाती है, यूनियन बनाती है। फिर तो फेडरेशन ऑफ स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एक कंसेप्ट अप्लाई होता है जब जो है वो स्टेट्स क्या करती है, प्लस यानी कि स्टेट्स मिलकर आपस में मिलकर एक यूनियन बनाती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें एक फेडरेशन बनाती है, एक एग्रीमेंट के थ्रू सारी की सारी स्टेट्स जो है वो ज्वाइन करती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यूएसए। और दूसरी फेडरेशन क्या होती है, जहां पर क्या करती है एक बड़ी स्टेट, जैसे यूएसएसआर टूट कर जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स में बन गया। तो एक कंसेप्ट आता है आपका यहाँ पर जो है वो फेडरेशन के साथ। और इसमें क्या है, जनरली टारगेट किया जाता है यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अभी ये तीनों इंटरेस्ट पर ही जो है वो स्टेट्स आपस में मिलती है, और ये तीनों इंटरेस्ट पर ही स्टेट्स जो है वो अलग भी होती है। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है फेडरेशन के साथ चलते हैं। अब भारत भी जब बना तो भारत में अराउंड 550 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी, 550 से ऊपर जो है वो प्रिंसली रियासतें थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उनको यूनाइट करके एक जो है वो यूनियन बनाई गई। फिर जब यूनियन बनाई गई तो वहाँ पर ये फेडरेशन का कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया गया।
यहाँ पर जो है वो कंसेप्ट अप्लाई किया यूनियन ऑफ स्टेट का। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो 550 रियासतें हमारे पास जुड़ी है ये अपनी मर्जी से जुड़ी है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, इसलिए ये अखंड भारत का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट जो है यहाँ पर सिंपली अप्लाई होता है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कुछ कहा है। तो बी आर अम्बेडकर जी ने जब यहाँ पर बात रखी कि बी आर अम्बेडकर जी ने जब यहाँ पे बात रखी, इसमें स्पेशली ध्यान में रखना, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जो यहाँ पर स्टेट्स हैं उनके पास पावर नहीं है। हमारा मतलब यहाँ पर क्या है कि फेडरेशन में क्या होता है, ये एग्रीमेंट के थ्रू आए तो अगर कोई स्टेट चाहे तो वो अलग हो सकती है, ठीक है, रेजोल्यूशन रखे, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें यूएस का पार्ट नहीं रहना है तो वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर जो स्टेट इस टाइम पे एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट अपनी मर्जी से एक बार साइन कर गई, ठीक है, तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो इसको छोड़कर चले जाए, वो नहीं जा सकती। तो अगर कोई स्टेट चाहे, जैसे मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन आ जाए, कुछ भी कर ले वो लोग, लेकिन वो नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, दैट इज अंडर द, और ये जो है वो किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो अब ये भी याद में रखना कि बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर कहा है कि स्टेट्स हैज नो राइट, स्टेट के पास राइट ही नहीं है कि टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है इससे वो बाहर निकल ही नहीं सकते, उनके पास ये राइट ही नहीं है। ये समझ आ गया? यस सर। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये जो यहाँ पर कहा जाता है कि स्टेट के पास राइट ही नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया। जब हमारी स्टेट्स बन रही थी, जब हमने कहा कि एक भारत बनाना है, तो उस कंडीशन, वहाँ पे कंडीशन सीधी क्लियर पहले कर दी थी कि भाई दोबारा आगे, एक बार आ गए तो दोबारा जाओगे नहीं। और किस पर्सनालिटी का रोल रहता है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए एक भारत में? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 1 में देखो क्या यहाँ पर क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो आर्टिकल 1 किसके साथ लिंक करता है? पहला पॉइंट आता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। तो पहला कंसेप्ट आता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स का। सेकंड, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। और थर्ड जो कंसेप्ट आता है वो आता है टेरिटरीज दैट एक्वायर्ड इन फ्यूचर, टेरिटरीज दैट, जो कि हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे फ्यूचर में। अब देखो कंसेप्ट देखो, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स में क्या इंक्लूड हो रहा है, जो अभी हमारी टेरिटरीज है यानी कि स्टेट्स, ठीक है, और यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। इन दोनों पे सुप्रीम कंट्रोल किसका है? सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पावर पार्लियामेंट के पास है, वही तो देख रही है सारा का सारा, नेम्स वगैरह सब कुछ वही तो डिसाइड कर रही है। फिर उसके बाद टेरिटरीज दैट एक्वायर्ड इन फ्यूचर, मतलब ये भी कहा गया है कि भारत अगर चाहे तो फ्यूचर में किसी भी टेरिटरी को अक्वायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत एक सॉवरन कंट्री है, और एज एन सॉवरन कंट्री बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं फ्यूचर में। और इसका एग्जाम्पल भी रहता है, हमने टेरिटरीज को एक्वायर भी किया है। कौन कौन सी टेरिटरीज को हमने जो है एक्वायर किया है? सिक्किम, गोवा, नॉट, पुडुचेरी। ठीक है, ओके, तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, इसको हमने एक्वायर किया है, ठीक है। गोवा को हमने एक्वायर किया, दमन एंड दीव को हम लेकर आए, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। पौंडीचेरी और सिक्किम, तो ये इंपॉर्टेंट है जिनको हमने एक्वायर किया। अभी जब सेंटर ने इनको एक्वायर कर लिया तो गोवा को तो हमने स्टेट बना दिया, लेकिन बाकी सभी को हमने क्या किया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो दैट मीन्स अगर सेंटर कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो इट डिपेंड ऑन सेंटर कि वो क्या करे, उसको यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो ये अलग से बिल्कुल यहाँ पर चलता है। तो अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी आता है फिर कि जो आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो वाइडर कंसेप्ट है या फिर टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन बन रखा है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक बार एग्जाम में पूछा गया ये स्टेटमेंट, तो दैट्स वाई हम इसको साथ के साथ में क्लियर कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है ये कि यूनियन ऑफ जो स्टेट्स है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स नहीं मिल रही है, ठीक है, जो स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज। लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये टेरिटरी, तो ये जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट आ रहा है। मतलब क्या है कि ऐसी टेरिटरी जिसको हम फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो रही है। तो दैट मीन्स ये जो टेरिटरी वाला कंसेप्ट है ये जो है वो वाइडर है एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये समझ आ गया? अब यहाँ पे एक Yes, देखो, sir.
टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में ना कैसे किया जा सकता है, कैसे हम जो है वो किसी स्टेट को एनेक्स कर सकते, कैसे हम किसी स्टेट को जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आता है दैट इज सिसेशन, CESSION। इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ट्रीटी या परचेज के थ्रू, गिफ्ट परचेज हमें मिला, जैसे मान लीजिए गिफ्ट में हमें कोई रियासत मिल गई, ठीक है, जैसे पहले के राजा लोग करते थे ना ऐसा कि यार चल ठीक है भाई तुझे गिफ्ट में ये रियासत दे दी मैंने, तो वो तेरी हो गई। तो सिमिलर ऐसा है कि किसी ने हमारे ऊपर, हम किसी को लगा किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे अभी मान लीजिए यूएस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, फ्रांस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, और फ्रांस क्या कहता है यार इंडिया आपने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आप अच्छे हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो हम क्या करते हैं आपको इंडियन जो हमारा एक आइलैंड है इंडियन ओशन में वो आपको दे देते हैं। तो जब वो आइलैंड इंडिया को मिल गया तो दैट मीन्स वो इंडिया की टेरिटरी हो गया, फिर वो इस आर्टिकल के अंडर आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो आएगा इस पॉइंट की, इस कंसेप्ट के अंडर आएगा, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा मुझे ये बताओ, उसके लिए आर्टिकल 2। कौन सा? हाँ, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, क्योंकि वो एक नई टेरिटरी जो है वो भारत में आएगी, तो उसको आर्टिकल 2 के अंडर फिर इंडिया देखेगा उसको स्टेट बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो पहला हो गया सेसेशन, देन उसके बाद दूसरा होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाई कर लिया। और इस केस में क्या रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई हम जो है वो ऐसा नहीं देख रहे हैं, कोई हम फाइनल देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे कोई राजा था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जैसे कि हैदराबाद, या फिर छोटा सा एग्जांपल ले लो कोई भी एक रीजन, ठीक है, और वहाँ पे कोई राजा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसने जो है वो एट्रोसिटीज़ जो है वो चला रखी है, उसका काम क्या है लोगों को शोषण करना, लोगों को प्रताड़ित करना। तो जब ये टारगेट यहाँ पर चल रहा था ऐसा कि वो राजा देख ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो फिर इंडिया को लगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, तो देन इंडिया ने क्या किया, उसको जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। हमने कहा कि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को भी प्रमोट करते हैं, इंडिया ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, और जो ह्यूमन राइट्स है वर्ल्ड लेवल पर उसको भी हमें प्रमोट करना है। जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो चाहे वो अपने हो चाहे वो किसी और के हो, तो हम उसको जो है वो देख लेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर उसको एक्वायर कर सकते हैं, तो ये भी पावर हमारे पास आती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप कॉन्क्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक तरह से सिंपल समझो कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर ही कर ले रहे हैं फोर्सफुली, मतलब लाइक अपनी आर्मी को यूज़ करके, हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, या हम बात करें जूनागढ़ रीजन हो गया, या हम बात करें हैदराबाद। अब हैदराबाद सेंटर ऑफ द इंडिया में था, सेंटर ऑफ इंडिया में हम कोई स्टेट कैसे बनने दे सकते थे, कोई अलग से नेशन कैसे बनने दे सकते थे, वो हमारे जो है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता, हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट या हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो जाता। जैसे आज अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के बीच में एक अलग से कंट्री है, तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, तो हमने क्या किया, उसको कन्क्वेस्ट ही कर लिया बाय मिलिट्री एक्शन। और यहाँ पर जो और मतलब जिस ऑपरेशन का जो नाम था उसका ऑपरेशन पोलो, अभी याद कर लेना, ये ऑपरेशन अभी आने वाला है तो इसलिए पूछ सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो जो बेसिक आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, ठीक है, कि जो आर्टिकल 1 में फिर मतलब ओवरऑल आर्टिकल 1 में क्या क्या आता है आपका, एक तो देखो नेम्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपका शेड्यूल 1 से भी लिंक करता है एक तरह से। तो यहाँ पर आपके स्टेट्स हो गए, उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गए, किस तरह से एक्सटेंड होगा यूनियन टेरिटरी स्टेट, सारा मतलब किस स्टेट की कितना बाउंड्री है, कितना सब कुछ है, ये सब जो है वो शेड्यूल 1 में मैंशनड है, और ये सब जो है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट लिंक करता है आर्टिकल 1 के साथ। समझ आ गया, आर्टिकल 1 पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? यस सर। नेहा मैम बताओ आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया इज अ यूनियन। यूनियन के बाद आवाज कहाँ चली गई? सर नहीं आ रही आवाज? नहीं मैम, अभी बोलो दोबारा से। अंकिता मैम आप बोलो, पर आपको तो आ गया आर्टिकल 1 याद, मतलब क्लियर हो गया ना आर्टिकल 1, कभी भूलेगा तो नहीं लाइफ में, मेरे को सिर्फ ये जानना है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि नई स्टेट बनानी है, न्यू स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि पार्ट ही नहीं है हमारे अभी टेरिटरी का। तो अगर कोई ऐसी स्टेट बनानी है तो वो बनेगी आपका आर्टिकल 2 के अंडर, ठीक है। और आर्टिकल 2 में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर भी आता है कि अगर, ठीक है, कोई नई स्टेट बनानी है, अब नई स्टेट दो तरीके से बनती है, या तो आप उसको एडमिट भी करते हो, ठीक है, ठीक है, याद रखना आप स्टेट को क्या कर रहे हो, आप एडमिट भी कर रहे हो साथ के साथ में।
तो एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट जब हम कर रहे हैं, एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना, आर्टिकल 2 में वही स्टेट इंक्लूड होगी जो कि अभी भारत का पार्ट नहीं है, वो टेरिटरी भारत का पार्ट नहीं है, दैट वो आपका जो है वो आर्टिकल 2 के अंडर इंक्लूड होगी। सिंपल यही रहता है इसमें कि नई स्टेट बनानी है या फिर एडमिट करनी है या फिर एस्टेब्लिश करनी है, बट वो भारत का पार्ट है ही नहीं, तो वो आपका जो है वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगी। देन आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो देखो आर्टिकल 3 में जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात आती है, ठीक है। यहाँ पर दो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट, बस यहीं से ही सारा कंसेप्ट चलेगा, इंटरनल एडजस्टमेंट से। अब देखो कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे लिंक करेगा इंटरनल एडजस्टमेंट का कंसेप्ट, सिंपल समझना। कोई एक, ये ए स्टेट है, ठीक है, ये ए स्टेट है। अब इस स्टेट से क्या किया, दो और स्टेट बना दी, दैट इज स्टेट बी और स्टेट सी, इसी स्टेट से। तो जब ये स्टेट्स इसी एक स्टेट को तोड़कर दो स्टेट्स बनाई गई, तो इसको कहा जाता है इंटरनल एडजस्टमेंट। और ये इंटरनल एडजस्टमेंट जो है वो आर्टिकल 3 के अंडर होती है। आर्टिकल 3 जो है वो यहाँ पर जो है वो, अब देखो क्या है, ये भी दो स्टेट्स बनी ना, ये भी न्यू स्टेट्स ही बनी, एक तरह से तो न्यू स्टेट्स हुई, लेकिन इनकी टेरिटरी पहले भारत में थी। तो जिनकी टेरिटरी पहले भारत में थी, अगर वैसे ही कोई नई स्टेट बनती है तो देन उस केस में हम आर्टिकल 3 को फॉलो करेंगे। मुझे बस एक रिसेंट वाली स्टेट का नाम बता दो, तेलंगाना को छोड़ के। तेलंगाना मैंने बता दिया, उससे पहले कौन सी स्टेट बन रखी है, बस एक बता दो यार। तेलंगाना के बाद क्या चेंजेस किए गए? हाँ जी, तो तेलंगाना से पहले झारखंड। झारखंड कौन से ईयर पे बना है? 2000। ओके। और तेलंगाना के बाद क्या हो रखा है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, और ये जो है वो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया था, ठीक है। दो जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दी। तो ये सभी किसके अंडर किया गया? इंटरनल एडजस्टमेंट के नाम पे आर्टिकल 3 में, ठीक है। ये ध्यान में, ये समझ आ गया? एक तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे। सर उसके बाद देखो इंटरनल एडजस्टमेंट में दो कंसेप्ट और अप्लाई होते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट में दो कंसेप्ट और अप्लाई होते हैं। जो पहला कंसेप्ट अप्लाई होता है वो होता है नेम का। किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, जैसे मान लीजिए पहले जो है वो मद्रास था, फिर तमिलनाडु कर दिया, ठीक है। पहले उड़ीसा था, फिर उड़ीसा कर दिया, ठीक है। तो ये नेम्स अगर चेंज हो रहे हैं तो ये भी आपका आर्टिकल 3 के अंडर होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद बाउंड्रीज। अब मान लीजिए हमें पता है कि कुछ एक रीजन ऐसा है, जैसे कि मराठी स्पीकिंग रीजन है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक मराठी स्पीकिंग रीजन है और वो उसको क्लेम करता है महाराष्ट्र कि ये महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग रीजन है, कर्नाटका का पार्ट है, हमें ये चाहिए, लेकिन है तो वो कर्नाटका में। अब सेंटर को लगता है कि बहुत परेशानी होगी है इससे, तो सेंटर क्या करता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर देगा। तो फिर वहाँ पर क्या करेगा, वो उस रीजन को जो है वो क्या करेगा, कह देगा कि दिस इज़ द रीजन, और ये जो है वो महाराष्ट्र में चला गया। तो जब अगर बाउंड्रीज को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी आपका आर्टिकल 3 के अंडर ही होगा। तो ये भी याद रखना, बाउंड्रीज को भी हम किसके अंडर कर रहे हैं, आर्टिकल 3 के अंडर कर रहे हैं। अभी पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है कि कैसे होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम चलेगा ये एक बिल की फॉर्म में चलता है, सारा का सारा सिस्टम एक बिल की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। एक बिल जो है इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, या तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना एक पीरियर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको स्टेट्स को बाउंड्रीज को चेंज करना है तो देन उस केस में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पीरियर परमिशन चाहिए पहले। ऐसा क्यों? मान लीजिए यहाँ पर एमपी या एमएलए क्या करते हैं, बिल लेकर आते हैं, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, जिसमें ये कहा जाता है कि एक कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए स्टेट होगी ए, या एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं इसको, स्टेट होगी जैसे कि आपका कोई एक स्टेट बता दो, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि जिसके साथ हम जो है वो एज एन एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, ठीक है, एमपी से ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि एमपी को रीएडजस्ट करने की बात करने के लिए एक बिल आ जाता है पार्लियामेंट में, मतलब एक बिल रखने की बात की जाती है। तो इसमें क्या है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट का भी है और सेंटर का भी है, मतलब उनको सेंटर का ध्यान भी रखना है और स्टेट का ध्यान भी रखना है, क्योंकि एमएलए भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट करते हैं ना, सिमिलर लाइक जैसे एमपी करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो इनकी भी परमिशन लेनी जो है वो इनको मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी भी जरूरी है।
अब एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कि जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबके हैं, सेंटर के ही नहीं है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, पीरियड परमिशन के लिए उनके पास आता है, तो वो बिल ना स्टेट को भेजते हैं, वो बिल स्टेट को भेजते हैं और स्टेट से पूछते हैं कि तुम सच में अपनी बाउंड्री को अल्टर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, या फिर ये एमपी जो आपके हैं ये अपने आप से बोले जा रहे हैं। अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एमपी में कांग्रेस की सरकार है फॉर एग्जांपल समझ लो, ठीक है, और सेंटर में है बीजेपी, ठीक है, सेंटर में दूसरी सरकार और वहाँ पे स्टेट में दूसरी सरकार, सिर्फ एक एग्जांपल की तो समझ रहे हैं। अब यहाँ से जो एमपी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो है बीजेपी के सारे, ठीक है, मध्य प्रदेश से जितने भी एमपी है वो सारे के सारे बीजेपी के हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनको लगता है, ये जो एमपी है इनको लगता है कि भाई बिल लेकर आते हैं और थोड़ी सी बाउंड्रीज को चेंज कर देते हैं एमपी की। अब उस केस में ये किसके पास चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास, कि सर हमें आपकी परमिशन चाहिए, एक बिल इंट्रोड्यूस करना है। तो देन अभी प्रेसिडेंट किसके हैं, प्रेसिडेंट तो स्टेट के भी है, और बेशक चाहे स्टेट में सरकार दूसरी है लेकिन वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, पीरियड परमिशन के जब उनके पास आएगा तो वो बिल क्या करेंगे, स्टेट के पास भेज देंगे, स्टेट की मर्जी पूछेंगे कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन स्टेट की जो रिकमेंडेशंस होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो सिर्फ एक एडवाइसरी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंड नहीं करेगी। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की पावर से ऊपर होती है। तो यहां पर ये क्लियर होता है कि क्या है, सेंटर क्या है, स्ट्रांग है। ये समझ आ गया, सेंटर क्या है, स्ट्रांग है। ये क्लियर हुआ किस तरह से जो पीरियड परमिशन का कंसेप्ट चलता है, याद रह जाएगा। यस सर। देन उसके बाद क्या होता है, जब मान लीजिए ये इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पीरियड पर जो है वो परमिशन दे दी और वहाँ से रिकमेंडेशन भी आ गई कि ठीक है हम करना चाहते हैं, फिर जो है वो बिल पार्लियामेंट में आता है, फिर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो ये पास किया जाता है, यानी कि आपके दोनों हाउसेज से पास किया जाएगा 50% वोट के साथ। अभी सिंपल मेजॉरिटी के केस में मान लीजिए यहाँ कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर भी होगा, यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी होगा कि अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, दोनों सेशंस को एक साथ बुला लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मध्य प्रदेश का इशू बहुत सीरियस है और यहाँ पर जो है वो अभी बात नहीं बनेगी, इसको यहाँ पर जो डिमांड चल रही है उसको, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा रीजन हो गया, जैसे मध्य प्रदेश में ही कहा जाता है कि भील प्रदेश बनाया जाए एक अलग से। अब भील प्रदेश की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, लगता है कि अब जरूरी है भाई, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो बनाना पड़ेगा भील प्रदेश अलग से। तो फाइनली क्या है, फिर उस केस में और डेडलॉक क्रिएट हो गया, दोनों सेशंस में बात अड़ गई, यानी कि लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में फंस गया। तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की और फिर वो बिल को पास किया जाएगा। और ज्वाइंट सिटिंग के केस में भी 50% जो है वो आपका मेजॉरिटी पर ही चलेगा, कि मेजॉरिटी वोट को जो है वो हम लेकर जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब यहीं से दूसरा कंसेप्ट भी हम एक क्लियर करते हैं, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, दैट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब देखो ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है, हमने कहा कि यूनियन को कोई चेंज नहीं कर सकता, तो वो तो हो गया इंडिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्टिबल हमने देखा कि मध्य प्रदेश से भील प्रदेश बना सकते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या फिर बिहार से टूटकर झारखंड बना। तो इससे ये क्लियर होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, बट लेकिन स्टेट्स जो है वो सेंटर को नहीं छेड़ सकती। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी रहता है कि जैसे अगर मान लीजिए साउथ इंडियन एमपीज है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ कि सर सेशन ना साउथ इंडिया में कर लो, ठंड होती है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा, विंटर में नहीं आ पाते, बीमार हो जाते हैं, स्टाफ आता है बीमार होते हैं, आधे से ज़्यादा बीमार होते हैं, अटेंड क्या करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो वो इसका ये मतलब होता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब सेंटर स्ट्रांग है, तभी वो सबको जो है वो एक साथ जो है वो यूनाइट करके रखेगा। ये समझ आ गया। अमेरिका में इसका अपोजिट होता है। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर जो है वो आपका अलग चलता है कंसेप्ट, वहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल और इंडिस्ट्रक्टिबली स्टेट्स है, ना तो वहाँ यूनियन चेंज कर सकती है ना वहाँ सेंटर चेंज कर सकता, वो जैसे फिक्स है वो वैसे चलता रहेगा। उसके बाद आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये जो पूरी का पूरा पावर है ना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग, ये जो है वो आर्टिकल 4 में आ रखी है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है वो यहाँ पर होगा। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आर्टिकल 368 को पास जाना सही रहेगा, आर्टिकल 368 को फॉलो कर सकते हैं इस केस में। नहीं सर।
आर्टिकल 368 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर और प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें सिंपल मेजोरिटी के केस में आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो वो आर्टिकल 4 में मेंशन किया गया है, और याद रखना सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। बिल हमने बात करी किसकी मर्जी से आया, प्रेसिडेंट की पीरियड परमिशन से आया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहाँ भेजा, स्टेट में भेजा, स्टेट की रिकमेंडेशन आ गई कि करना है, तो फिर क्या हुआ, बिल जो है वो आपका लोकसभा में आ गया। लोकसभा में मतलब लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से दोबारा लोकसभा में आया पास होके विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर यहाँ डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर एक ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी आता है, ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन भी आ जाता है। अब उसके बाद बिल गया प्रेसिडेंट असेंट के लिए। अब मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे या रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज देंगे? सर असेंट देंगे। क्यों देंगे असेंट? सर क्योंकि उनकी परमिशन से गया था ना स्टेट के पास। उनकी परमिशन से गया था, तो अभी उनकी जब उनकी परमिशन से गया था तो फिर वो अगर वो मना करते हैं तो फिर तो बोल देंगे सीधा एमपी की, सर आपने तो बोला था पहले, अब आप ही मुकर रहे हो। बट अगर यहाँ प्रेसिडेंट बीच में चेंज हो गया, फिर जैसे मान लीजिए जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पहले दिया था, दूसरे प्रेसिडेंट आ गया, फिर तो वो बोलेंगे यार मेरी मर्जी से तो नहीं हुआ था ये, देन सर वो विदहोल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, और विदहोल्ड करके रख सकते हैं। और उनके पास एक और भी है, पॉकेट विटो, पॉकेट विटो। वो देखेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, ये भी एक पावर होती है जनरली। लेकिन क्या होता है, असेंट दे देते हैं। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, इन केस अगर रिकंसिडरेशन के लिए वो भेजते हैं कि रिकंसिडर एक बार कर लो, तो देन उसके बाद सेकंड केस में उनको जो है वो परमिशन देनी ही पड़ेगी, उनको असेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये समझ आ गया पूरा का पूरा?